हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेम्बल या उद्देश्य का। ठीक है, तो हमारे संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रेम्बल। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान सभा तत्पर थी। यानी संविधान सभा के द्वारा ये उद्देश्य अपनाए गए थे, निर्धारित किए गए थे, जो भी किसमें है, प्रियम्बल में सब दिए गए हैं। ये हमने किससे लिया है? तो ये हमने अमेरिकी संविधान से ली है। ठीक है, अगला, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाए गए तथा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल में अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ है, यानी कि अब तक सिर्फ एक संशोधन हुआ है प्रियम्बल में। ठीक है, और वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, तब हुआ था 1976 में। इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये न्यूली ऐड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उनके केसेस की, तो उद्देशिका और न्यायालय के बीच में जो केसेस रहे हैं इम्पोर्टेंट, उनकी सबसे पहले है बेरूबारी यूनियन मामला, जो कि 1960 में आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान का हिस्सा प्रस्तावना नहीं है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया। इसके बाद 1967 में आता है गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामले में क्या बात हुई? इस निर्णय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, वहाँ अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यानी प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं ने ही बनाई थी। ठीक है, मतलब अमेरिकी संविधान से हमने प्रस्तावना को लिया है, और जो हमारे संविधान निर्माता है उनके मन की कुंजी बताई है किसमें? गोलकनाथ मामले 1967 में। और अगर कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक या फिर कोई भी भाषा रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, या फिर किसी अर्थ यानी किसी का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा आप ले सकते हो, क्योंकि प्रस्तावना में सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट हमारा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामला। 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें क्या कहा गया? न्यायालय ने अपने निर्णय को उलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको कि संविधान जो प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट है। ठीक है, किसमें? 1973 के केशवानंद भारती केस में। ठीक है, यह निर्णय दिया गया कि संसद द्वारा संविधान के आर्टिकल 368 के अधीन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के तहत जो है हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? 368 के तहत। ठीक है, परंतु प्रस्तावना में समाहित संविधान के बुनियादी तत्वों को संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी उद्देशिका का जो मूल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मूल इसका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको हम क्या कर नहीं सकते, इसमें हम कोई भी चेंज जो है नहीं कर सकते। ठीक है, संशोधन कर सकते हैं हम आर्टिकल 368 के तहत, बट इसमें कोई भी मूल स्ट्रक्चर जो इसका है, ठीक है, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे हम उद्देशिका के मूल शब्द। ठीक है, तो प्रियम्बल में हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं। प्रियम्बल क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए? इन शब्दों की वजह से प्रियम्बल हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है इसमें संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न का क्या मतलब है? भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं जिस पर यह देश किसी भी रूप से निर्भर है। राइट, वस्तुतः यह पद बिना किसी बाह्य दबाव या प्रभाव के आत्म नियंत्रण के शक्ति का द्योतक है। ठीक है, मतलब बाहरी कोई भी सत्ता का दबाव इस पर नहीं है, किसी भी तरह से किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता संपन्न बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवाद से क्या मतलब है? लोकतांत्रिक साधनों को समाज में समाजवाद के रूप में
प्राप्ति, मतलब कि समाजवाद का मतलब क्या होता है, सब कुछ सबका हो, यानी कि समाज में जो भी चीज़ें हैं इक्वली क्या हो, वितरण हो, इक्वली बांटी जाए सब में, ये चीज़ इसमें कही गई है। अगला है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष में हम क्या बात करते हैं कि यह राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं और सर्वधर्म स्वभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुसरण करता है। अब इसमें ये कीवर्ड है आपका सर्वधर्म स्वभाव, यानी सभी धर्मों को मानने की स्वीकृति दी गई है किसमें, पंथ निरपेक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट लोकतांत्रिक। लोकतंत्र हम सभी जानते हैं, जनता द्वारा सीधे जो हम निर्वाचित करते हैं, हम वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र सरकार। ठीक है, इसके बाद आते हैं गणराज्य। गणराज्य में क्या होता है, वंश परंपरा से कोई शासक नहीं चुना जाता, यानी वंशागन करके राजा उसका बेटा ऐसे जो है परंपरा इसमें नहीं चलती है, किसमें, गणराज्य में। इसके इसमें क्या होता है, राज्य के सभी राजनीतिक प्राधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब इसमें राज्य में जो भी होते हैं सबका कैसे निर्वाचित होते हैं, वो फिर वो चाहे वो डायरेक्ट हो फिर चाहे वो इनडायरेक्ट हो। ठीक है, ये हो गया हमारा गणराज्य। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो राजनीतिक न्याय की अगर जहाँ बात आएगी, वोटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, वोट डालने की, वोट रूल्स, हम वोट डालते हैं, ये क्या है, हमारा राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण, आर्थिक असमानताओं को कम करना। ठीक है, आर्थिक असमानताएं कब कम होएंगी, जब संसाधन जो है, जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, उसको हम इक्वली वितरण करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो असमानता क्या होगी, इससे कम होएगी। सामाजिक अगर बात करूँ, समाज किसकी बात करेगा, कल्याणकारी राज्य की, है ना, समाज का कल्याण हो, जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है उनको, वो सभी चीज़ें उसमें प्रोवाइड करवाई जाए हर तरह से न्याय को। अगला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है, यानी कि ये सभी चीज़ें जो बताई गई हैं इसमें, विचार हो गई, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इसकी हमें क्या है, लिबर्टी है, इसकी हमें स्वतंत्रता है, पूरी तरह से हम कोई भी विचार, धर्म, उपासना अपनी मर्जी से हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसकी हमें पूरी तरह से क्या है, आज़ादी है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, और ये धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात कहाँ की गई है, तो ये आर्टिकल 25 से 28 हमारे फंडामेंटल राइट्स में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, इसमें क्या बात होती है, संविधान केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा किसी भी विभेद को इलीगल मानता है, इलीगल घोषित करता है। ठीक है, मतलब आप किसी भी रेस, कास्ट, नेशनैलिटी उसके हो, मतलब, और तो इसका कोई भी विभेद इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, नहीं दिया गया है। आर्टिकल 50 के तहत क्या कहा गया है कि संविधान केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन सब के चलते आप क्या, विभेद को इलीगल घोषित करता है। नेक्स्ट, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता की बात की गई है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।